Hello students and welcome to this class. I hope आप सब अच्छे से होंगे और आपने लास्ट क्लास का रिवीजन किया होगा। लास्ट चैप्टर जो हमारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा। अभी जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है उसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और आपकी बुक में वो किस नाम से, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, हम इन टर्म्स का मतलब हम समझेंगे जब हम आएंगे उन टर्म्स की तरफ तब हम समझेंगे। तो आम लैंग्वेज में आपने सुना होगा कभी, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आप सब लोगों को कि जो हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो जो ये पूरा चैप्टर या पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है उसका 0.01% भी नहीं होगा, बिकॉज ये चैप्टर इतना वास्ट है, इट्स लाइक अ ओशन। तो ये चैप्टर इतना वास्ट है कि आप को अगर ये चीज पता हो या कहीं से सुना हो, पूरे मैथमेटिक्स और जो हमारा फिजिक्स है, जो हमारा साइंस है, उसका 50% से 60% कॉन्सेप्ट्स निकल जाएंगे अगर हम ये दो चैप्टर्स एक्सक्लूड करें तो इतना सिग्निफिकेंट ये चैप्टर है और इतना वास्ट है। बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, वो सारे एब्सर्ड हो जाएंगे अगर ये दो चैप्टर निकाल दिए जाए। तो इतना सिग्निफिकेंट और इतना डीप ये चैप्टर है। बट इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में क्या रखा है? इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में जो रखा है, अगर आप सिलेबस ध्यान से देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। आपको जस्ट एक आइडिया, एक इनसाइट चाहिए इनटू दिस कॉन्सेप्ट कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। और जो बेसिक इक्वेशंस है, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशंस है, log ऑफ x, e रेज़ पावर x या लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशंस, उनका आपने डिफरेंशियल जो है वो निकालना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, इतना है। और ये छोड़ के फिर जो आपके सिलेबस में है वो है एप्लीकेशंस ऑफ दिस कांसेप्ट। फिर आपको ये बताएंगे कि अगर आपने पढ़ा तो हमारे सीए की डिग्री में या हमारे जो बिजनेस सिनेरियो है इसमें क्या रेलेवेंस है इसकी, यानी क्या कहीं पे ये चीज यूज भी होती है हमारे बिजनेस में। आपके सिलेबस में क्यों डाला है इंस्टीट्यूट ने, क्या ऐसा कुछ पर्पस है क्या? तो इसका पर्पस है और इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो भी आपके सिलेबस में है। तो ये डिस्क्लेमर इसलिए जरूरी था बिकॉज आपको लगेगा कि ये चैप्टर पढ़ के या जो 5-6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप पूरी डिफरेंशिएशन सीख गए, तो वो चीज नहीं है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेस्ट्रिक्ट रहना है टुवर्ड्स फ्यू इक्वेशंस और हमें रेस्ट्रिक्ट रहना है टुवर्ड्स फ्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जितना आपके लिए नॉलेज पर्पस के लिए और जितना आपके एग्जाम पर्पस के लिए और जितना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जरूरी है उतना हम करेंगे। बट ये चीज मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जो बुक में जो कंटेंट है, सिलेबस में जो कंटेंट है, वो हम कवर पूरा करेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो इस चैप्टर के बारे में आपसे करनी थी वो ये है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा था सेट्स, हमने पढ़ा रिलेशंस, हमने पढ़ा फंक्शंस। फंक्शंस के बाद सीधे जो आपके सिलेबस में वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। लेकिन फंक्शंस को डिफरेंशिएशन से लिंक करने के लिए जो ब्रिज है, जो मेन कॉन्सेप्ट है लिमिट्स प्लस कंटिन्यूटी, वो आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा है। आउट ऑफ देयर ओन विजडम उन्होंने वो आपके सिलेबस में नहीं रखा है। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एक बच्चा कैसे डिफरेंशिएशन कर सकता है। तो इसीलिए जो आज का चैप्टर होगा वो बेसिकली वो जो ब्रिज है वो कंप्लीट करेगा। आज हम कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस हम जो इंस्टीट्यूट ने एक मिसिंग लिंक रखा है आपके सिलेबस में वो हम कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम मेन टॉपिक्स की तरफ आएंगे। बट आज का टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये मिस करेंगे तो आप आगे का अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स में वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, ये लास्ट चैप्टर हमारे मैथमेटिक्स का, इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे ये आइडिया अभी है कि एटलीस्ट अगर मैं बहुत ही तेज भी चलूं तो मुझे 7 लेक्चर्स लगेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट मैंने जैसे ही बताया। ठीक है, और आपके लिए नया है तो आपको समझने में टाइम लगेगा। आज का जो चैप्टर डेडिकेटेड है वो खाली इस चीज के लिए है कि जो मिसिंग लिंक है, जो इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस में नहीं डाला है, बट वो समझने के बगैर हम समझ ही नहीं पाएंगे आगे। तो आज हम वो मिसिंग ब्रिज या मिसिंग लिंक जो है उसको कंप्लीट करेंगे और आज ही हम डिफरेंशिएशन का जो मोटा मोटा बैकग्राउंड है, ठीक है,
उसको हम अपने पास समझेंगे। ठीक है, तो जो मिसिंग है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, आपके सिलेबस में नहीं है बट डिफरेंशिएशन के थ्रू आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली है, बिकॉज आप डिफरेंशिएशन नहीं समझ पाएंगे। तो इस सब डिस्कशन के साथ, इस सब डिस्क्लेमर के साथ हम ये चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। अगर मेरे साथ फॉलो करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जितना मैं करवाऊंगा उसको लेके चलेंगे, तो ये चैप्टर छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। मैंने देखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये चैप्टर को स्किप करते हैं। वो सोच रहे 4 से 5 मार्क्स के लिए क्या इतनी मेहनत करनी, जो कि अगर हम लॉजिकली देखें तो सही भी है कि अगर आपके इतना टाइम डिवोट हो रहा है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और बाकी चैप्टर से फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगे ये 4-5 लेक्चर्स में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको कंप्लीटली ब्लैंक या कंप्लीटली छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और आपको मेरे साथ जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा या आपके लिए रखूंगा वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस सब डिस्क्लेमर प्लस इस सब डिस्कशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का जो हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, ये शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में 7B में पार्ट नंबर 3 के बारे में कुछ बता देता हूं। 7B पार्ट 3, ओके, 7B पार्ट 3। 7B पार्ट 3 में देयर वाज अ स्लिप ऑफ टंग। मैंने शायद आपको बताया कि वो फंक्शन है। एक बार देखेंगे, दोनों सिनेरियो पढ़ेंगे। एक्चुअली जो मैंने जब उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखा था, तो मैंने लिखा था उसमें x y such that y is equal to 3 या 4, कुछ ऐसा था। तो अब मैं दोनों सिनेरियो आपको करवाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक सिनेरियो ये है और एक सिनेरियो ये है, दिस इज सच दैट, ये सच दैट है, तो आपको पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने शायद वो चीज पॉइंट आउट की थी। मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन है, फिर आप देखिए 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, वो मैंने आगे कहा था। तो अभी आप उस चीज को ओमिट करके इस चीज को देख लिए, तो दोनों आपको मैं दोनों साइड वाली चीज बता देता हूँ। तो जिन्होंने रिलेशंस एंड फंक्शंस मेरे साथ पढ़ा है वो उन्होंने उस चीज को ऑलरेडी पकड़ लिया होगा। यहाँ पे एक बार इसको टच करके हम अपने चैप्टर की तरफ आएंगे। ठीक है, देखिए, पहले हम समझते हैं, हमें पता है कि फंक्शन क्या होती है, रिलेशन क्या होती है, चीज हमें पता है। हम बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश करेंगे या मैपिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास y3 है, y, और हमें ये भी पता है कि हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में, यानी जिसकी वैल्यू मुझे पुट करनी है, और y डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से मैं इसको कह सकता हूं, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये सारी चीजें मैंने क्लासरूम में डिस्कस करी हुई है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, इनपुट और आउटपुट। तो अब अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने की कोशिश करूं, मेरे पास y कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो जैसे मैंने उस टाइम पे किया था, अगर मेरे पास x है, x तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y जो मेरे पास है, y जो मेरे पास है ये फिक्स्ड है, y इज इक्वल 3 इस सिनेरियो में। तो x जो है मेरे पास कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जैसे अगर मैं 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, हर केस में y इज इक्वल 3। तो ये फंक्शन बेसिकली ऐसे होती है, जो ये फंक्शन होती है, कांस्टेंट फंक्शन ऐसे होती है, इट इज लाइक 3x0। ये फंक्शन बेसिकली ऐसे होती है कि x की कोई भी पावर के लिए, x की कोई भी वैल्यू के लिए आपको जो f ऑफ x है, ये सारी चीजें आपको पता है, टर्मिनोलॉजी, f ऑफ x है वो 3 है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल 3। तो इस सिनेरियो में हम क्या इसको लिंक कर सकते हैं, एक बार लिंकेज देख लीजिए। ये मैंने इसको लिंक किया, 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 ये मैंने इसको लिंक किया। अब अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 3 2 3 3 3 4 3 और 5 3। अब आप मुझे बताएंगे क्या मेरा पहला जो एलिमेंट है, मेरा जो पहला एलिमेंट है, क्या वो रिपीट हो रहा है? आंसर इज नो, रिपीट नहीं हो रहा है। मेरे पास इनपुट जो हमेशा यूनिक है, आउटपुट के एंड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरे पास ये वाला क्या है, फंक्शन माना जाएगा, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सिनेरियो 1 में अगर मेरे पास y इज इक्वल 3 है, और इसी को हम अपने पास बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है,
अब लास्ट लेक्चर में कहां पे कंफ्यूजन हुई थी, जब मैं x इज इक्वल 3 को ड्रॉ करता हूं तो वो ऐसे होगा। मेरे पास सिनेरियो क्या है, मेरे पास x जो है फिक्स्ड है 3, ठीक है, और y कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। अब ये ऐसे है, y मेरे पास कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, x y मेरे पास था सेट, तो इसका मतलब y कैन एज्यूम 1, y कैन एज्यूम 2, 3, 4, 5। अगर मैं लिंकेज बनाने की कोशिश करूं, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, ये मेरे पास मैनी टू वन फंक्शन है, मैंने एस्टेब्लिश किया, मैनी टू वन है नहीं। अब ये देखिए, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने की कोशिश करूं तो 3 1 3 2, बिकॉज x 3 है इस केस में, x 3 है, 3 3 3 4 और 3 5, ठीक है। अब मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे लिखा, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स को गौर से देखूं तो मेरे पास जो इनपुट है वो यूनिक नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनपुट यूनिक नहीं है। यही चीज पे लास्ट क्लास में देयर वाज अ स्लिप ऑफ टंग, मैंने कहा था कि ये डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था कि इनपुट यूनिक है इसलिए ये फंक्शन है, बट वो वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ पे इनपुट आपका यूनिक नहीं है, बिकॉज फॉर अ सिंगल इनपुट देयर आर मल्टीपल आउटपुट्स, तो ये मेरे पास क्लासिफाई नहीं करता है एज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो इस केस में लिखूंगा नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं, ये एक रिलेशन है। जब फंक्शन है ही नहीं तो इसके बाद आगे की कहानी रेलिवेंट ही नहीं है, कौन सा फंक्शन है क्या है, बिकॉज ये फंक्शन है ही नहीं, बिकॉज ये देखिए मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो रिपीट हो रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आई होप 7b3 का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब मैंने दोनों सिनेरियो दोनों साइड आपको बता दी, तो अब क्वेश्चन ऐसे आए या ऐसे आए आप उसको अपने पास टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक आई शुड वाइंड दिस अप। अब मैं आता हूं अपने आज के जो डिस्कशन है उसकी ओर। आज हम कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे, आज जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि हमने अभी तक पढ़ा सेट्स, सेट से हमने बनाया कार्टेशियन प्रोडक्ट, इससे हमने बनाई रिलेशन, रिलेशन से हमने बनाए फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं थ्रू एफ ऑफ एक्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़े, और अब इंस्टीट्यूट हमें बोल रहा है कि आप करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बीच में ये जो पूरा ये जो है ब्रिज है वो खाली है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हमारा आज फोकस है और इसमें हम थोड़ा सा टच करेंगे। वो क्या है, लिमिट्स, और वो है कॉन्टिन्यूटी। ये जब तक हम ये दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, हम यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज ये सारा बेस्ड ऑन लिमिट्स ही है, ये इस सब की बेसिस ये चैप्टर है। तो इसलिए आज हमारा फोकस रहेगा ये दो पार्ट्स जो मैंने आपको बोला, प्लस इसमें हम एक इनसाइट अपने पास ले लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक चीज से स्टार्ट करता हूँ। कोई भी तरीका पढ़ने या समझने का क्या होता है कि आप उस चीज से शुरू करो जो आपको पता है, स्टार्ट विद व्हाट यू नो, उससे आप कहां पहुंच पाओगे व्हाट यू डोंट नो, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें इस टर्म का मतलब पता है, अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया, अभी तक, इस बेसिस पे क्या हमें इस टर्म का मतलब पता, जो मैंने लिखा यहाँ पे इसका हमें मतलब पता है। ये देख लीजिए, मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल 3x प्लस 2, बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, लीनियर फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने साथ सोच के पिछले डिस्कशंस रिकॉल करके बताइए ये मैंने क्या लिखा, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। एक तो ये क्या है, और मुझे आप ये बताइए व्हाट इज f ऑफ 2, ये आपका क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थिंक कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने क्या लिखा यहाँ पे, व्हाट इज दिस। ठीक, पहले आपने अपने पास एक माइंड बना लिया होगा, अब आप मेरे से इसका रिप्लाई सुनिए। हमने जब स्टार्ट किया था हमने कहा था सेट्स होते हैं, सेट्स से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, उससे रिलेशन बनती है, उससे फंक्शन बनती है। ये पूरा पिछले 3 चैप्टर्स का जो क्रक्स है वो बता रहा हूं, ठीक है। और मैंने तब आपको कहा था कि आगे जाके हम ये लिखेंगे नहीं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, आगे हम ये सब नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये सब हमारे अब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है कि फंक्शन कैसे बनती है, कैसे दो सेट्स को हम कनेक्ट करते हैं। अब मेरे पास जब इतना ही मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी, अब मुझे इस टर्म को समझना है, मुझे इसका सारा बैकग्राउंड पता है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ये राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है किस पे, कि मैं जो x है, x मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे मैं क्या वैल्यू दूंगा, यानी x की मेरी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगी कि मेरे RHS की क्या वैल्यू है। तो इस केस में मैं कहूंगा कि ये मेरे पास जो टर्म है 3x+2, 3x+2 जो है ये मेरे पास हो गया, ठीक है, डिपेंडेंट पार्ट, ये इस इक्वेशन का डिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन हुई कि मैं x की क्या वैल्यू दूंगा। तो अब अगर मैं एक बार उसको वापस कनेक्ट करना चाहूं अपने सेट वाले सिस्टम के साथ, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि एक x है, एक f(x) है, ठीक है। आमतौर यहां पे कंफ्यूजन होती है, इसको एक और सिंपल तरीका है समझने का, ठीक है। f(x) जो है मैं इसको y प्रिज्यूम करता हूं, ठीक है, ठीक है, x को y नहीं मान रहा, मैं इस फंक्शन को y मान रहा हूं। तो इस केस में y इज इक्वल 3x+2, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए, ये जो x मेरे पास है ये हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं जो मैं चाहूं, और उस वैल्यू पे मुझे f(x) यानी y का वैल्यू निकलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। अगर मैं वापस उसको सेट के साथ लिंक करना जो मैंने पढ़ा था, तो मैं कहूंगी अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाऊं, 0, मेरा f(x) निकलेगा 3 0+2 विच इज 2, जैसे लिखूंगा, लिंकेज भी करनी है। सिमिलरली अगर मैं अब ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं इस f(x) में x का वैल्यू 1 पुट करूं तो ये निकलेगा मुझे 5, 2 पुट करूं तो ये निकलेगा मुझे 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना करके मैं छोड़ देता हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग आपके आ गई। तो अब अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास लिंकेज हो गई, ये मेरे पास फंक्शन है, आप कहेंगे हाफ फंक्शन है बिकॉज फर्स्ट टर्म रिपीट नहीं हो रही, ये मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन तो है ही, वो मैंने फंक्शन पहले लिखा था। अभी कौन सी लीनियर फंक्शन है, इसको लीनियर फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अभी मुझे वहां नहीं जाना, ठीक है। अभी मुझे ये कहना है कि x की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं, मुझे f(x) की वैल्यू निकलती है, ठीक है। जैसे ही मैं x की वैल्यू डालता हूं, मुझे f(x) की वैल्यू निकल रही है। तो अब आपको ये चीज का मतलब समझ में आ गया। अब जब मैं आपसे f(2) पूछता हूं, तो क्या मतलब है, मुझे पता है कि इस पूरी टर्म का वैल्यू डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं x को वैल्यू 2 दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप आंसर देंगे मुझे 3 2+2 6+2 8, यानी इस फंक्शन में f(2) इज इक्वल 8। f(2) का मतलब उसको कैसे रीड करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन या वैल्यू ऑफ f(x), वैल्यू ऑफ f(x) if x is put equal to 2, ठीक है। और ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, जिसे हमने ऑलरेडी की हुई है, बट इस चीज को आप ध्यान में रख के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि आम तौर पर हम f(x) को y के इक्विवेलेंट मानते हैं, y भी क्यों, उसका भी रीजन है, बिकॉज अगर मैं इसको एक प्लेन पे प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो वहां पे मेरे पास x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। x मेरे पास क्या होगा जो मैं डालना चाहूं, चलो एक बार इसको कंप्लीट करके दिखाई देते हैं। जैसे फंक्शन है 3x+2, अगर मैं 3x+2 को एक 2D प्लेन पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये x एक्सिस हो गई, ये एक्सिस है, अभी ये y एक्सिस हो गई, 1 2 3 4, तो स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, अपने पास टू द स्केल बना सकते हैं, ठीक, इतना करके फिर छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास ये x है, x एक्सिस, और ये मेरे पास है y एक्सिस। अब जो x फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) इज इक्वल, क्या था खत्म है 3x+2। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि x मेरे पास कौन सा वेरिएबल है, इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x की मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं देखूंगा f(x) की वैल्यू क्या निकलेगी। तो अब मैं आपसे कहूं कि f(x) का ग्राफ प्लॉट करो, f(x) का ग्राफ प्लॉट करो, क्या आप कर सकते हैं।
हम कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालिए, ठीक है। जब 0 ली उसको हम बोलते हैं f ऑफ 0, f ऑफ 0। तो मेरे पास y क्या निकला 2, तो ये मेरे पास हो गया 0, x 0 और y 2। अब मैं अगर f ऑफ 1 निकालू, f ऑफ 1 ये होगा f ऑफ 1, 3 1 + 2 = 5, f ऑफ 1 ये हो गया मेरे पास, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है जो मैंने पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन में, मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास ग्राफ आ गया। ग्राफ आप बना ही सकते हैं, वो कोई इशू है नहीं। यहाँ पे मुझे बता पाएंगे कि जब मेरे पास y 0 होगा, ठीक है, मेरे पास y 0 होगा तो यहाँ पे किस वैल्यू पे कट करेगा ताकि ग्राफ स्केल हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ y मेरे पास 0 है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये -1 है तो ये यहाँ से कट करना चाहिए। ये बस स्केल बनाने के लिए मैंने किया और पेपर पर। तो ये मेरी बन गई स्ट्रेट लाइन फंक्शन। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास ग्राफ है f ऑफ x का, यानी अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट उठाऊं यहाँ पे, इन चीजों को बड़ी सिग्निफिकेंटली देखिएगा क्योंकि ये हमारा डिस्कशन का मेन पार्ट है। अगर मैं कोई पॉइंट उठाऊंगा तो ये पॉइंट सिग्निफाई क्या करेगा, एक पॉइंट करेगा सिग्निफाई x और दूसरा f ऑफ x और f ऑफ x, जिसको हम x और y भी बोलते हैं, बट यहाँ पे मैं x और f ऑफ x लिखूंगा, यानी x और x डालने से वो फंक्शन की वैल्यू क्या निकली, ठीक है। कोई भी पॉइंट मैंने x और f ऑफ x, अगर से कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हो तो यहाँ पे x देखिए क्या है और यहाँ पे देखिए y क्या है, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ तक जाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि f ऑफ x का मतलब क्या है, f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ से हम बढ़ते हैं कि लिमिट का मतलब क्या होता है। अब मैं लिमिट और कंटिन्यूटी की तरफ आना है। तो मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है। ये एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अभी अगर मैं फिर से आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है तो वो रिपीटिशन होगा। अब आपने जब ये देखा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज आ गई कि ये क्या है, बेस्ड अपॉन प्रीवियस डिस्कशन, ठीक है। अब हम बार बार उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे कि इट सिग्निफाइज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फिर ए की वैल्यू, वो हम ऑलरेडी हमें पता है, हम वहां से आगे बिल्ड अप करेंगे। जब आपने ये देख लिया इस चीज को तो आपको पता अब ये फंक्शन है, यानी x की वैल्यू से मैं इस राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा आप निकालो f ऑफ 3, यानी अगर इस फंक्शन में x would assume value 3, what will be the value of function, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, x जितने भी x's है इस फंक्शन को रिप्लेस करेंगे 3 से, जितने भी x's है इस फंक्शन में उनको आप रिप्लेस करेंगे, जितने भी x's है इस फंक्शन में उनको आप रिप्लेस करेंगे 3 से। यहाँ पे x यहाँ था मैंने रिप्लेस किया तो ये बन गया मेरा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया मेरा 8 ओवर 2, ये बन गया मेरा 4। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की वैल्यू 3 दे रहा हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की एज अ होल, इस फंक्शन f ऑफ x की, वो है 4। तो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया 3 और 4, x और f ऑफ x के कोऑर्डिनेट बना रहा हूं 3 और 4, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, एक सिंपल सा f ऑफ 2, f ऑफ 2 f ऑफ 2। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2 और 2 स्क्वायर, रूल तो वही है कि आप फंक्शन में जहां भी x दिखे उसको 2 से रिप्लेस करिए। 4 माइनस 1 तो दूसरा मेरे पास कोऑर्डिनेट बन गया 2 और 3, ठीक है, बहुत सही जा रहा हूं। अब मैं हायर एंड की तरफ नहीं जा रहा हूं, f ऑफ 4 आप निकाल सकते हैं, आपको पता है f ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, ठीक है,
माइनस करेंगे आप 1 डिवाइडेड बाई 3 16, 15 बाई 3 इज इक्वल टू 5। आप इसकी वो सीक्वेंसिंग समझ गए होंगे, ये कैसे बन रही है फंक्शन। ठीक है, कुछ आपको इसमें लिंक भी दिख रहा होगा, खैर उसकी तरफ हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको विदाउट पुटिंग वैल्यूज f ऑफ 4 बोलूं तो आप बताएंगे अंदाजे से, f ऑफ 4 बताइए अंदाजे से, दिस मस्ट बी इक्वल टू, 3 है ये 4 है तो वो 5 है। ऑल्दो वो हम करके भी देख सकते हैं, बट ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये 5 आया कहां से। अब पॉइंट ये है, पॉइंट ये कि मैंने आपको यहां से बोला आप मुझे f ऑफ 1 दे दो निकाल के, f ऑफ 1। अब आप सेम फंक्शन में देखिए f ऑफ 1, रूल क्या है, जितने भी एक्सेस है मुझे उनको रिप्लेस करना है बाय 1। लेट अस ट्राई दिस, 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, यही हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 0। अब ये देखिए, जब मैंने f ओवर 1 डाला तो f ओवर 1 मुझे कोई वैल्यू आया ही नहीं, मैंने फंक्शन वन तो मुझे वैल्यू ही नहीं आया। वैल्यू क्यों नहीं आया, और कहेंगे 0 वैल्यू आया, व्हिच इज रॉन्ग, 0 नहीं आया, मेरे पास आया 0 अपॉन 0। और आपको पता है 0 अपॉन 0 जो है मेरे पास ये होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इस फॉर्म की मुझे वैल्यू नहीं पता। इनफैक्ट अगर मेरे पास एनीथिंग x बाई 0 आए तो भी मेरे पास होता है, ठीक है, वो मेरे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, या मेरे पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आए तो ये सब फॉर्म जो मेरे पास होती है मैथमेटिक्स में, ये मेरे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। और जब हम हायर एंड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम इनको भी डिस्टिंग्विश करते हैं, a बाई 0, 0 बाई 0, 0 बाई इंफिनिटी, इन सबको डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स जो होती है इंडिटरमिनेट नंबर्स की टाइप्स होती है आगे, लेकिन वो बहुत हायर एंड मैथमेटिक्स में होती है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ फॉर्म है जो अनडिफाइंड है, लाइक 0 बाई 0 अनडिफाइंड है, x बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब मुझे यहाँ पे ये पता चला, अगर प्रिलिमिनरी में देखूं बेस्ड अपॉन हमारा जो हमने पढ़ा अभी तक, कि f ऑफ 1 जो है, f ऑफ 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ये फंक्शन जो है, ये मेरे पास मैंने जो फंक्शन बनाई है, ये मैंने जो ये फंक्शन बनाई है, 1 पे इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस फंक्शन का 1 पे कोई वैल्यू नहीं है। अब मैंने जो ये बात कही किस बेसिस पे कही है, बिकॉज मैंने इस बेसिस पे कही है कि मैंने इस बेसिस पे कही है कि जब मैं इसमें वैल्यूज डाली मैंने इस फंक्शन में, तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्म है पास कोई वैल्यू नहीं आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 को भी टाइम बीइंग के लिए इग्नोर कर देता हूँ, मैं 1 से नीचे आता हूँ देखने के लिए कि क्या उसके नीचे कोई वैल्यूज है क्या। अब 1 से नीचे जो मुझे नेक्स्ट इंटीजर है, इंटीजर वो है f ऑफ 0। अब मैं 0 पुट करूंगा इस फंक्शन में, तो रूल क्या है, जितने भी एक्स को रिप्लेस करना है 0 से। जब मैंने 0 डाला इस फंक्शन में, मुझे 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, तो दोनों जगह मुझे माइनस 1 आ गया, व्हिच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर इस चीज को पकड़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका 20-30% काम इस चैप्टर का हो गया, अगर आप इस चीज को पकड़ लेंगे। अगर आप गौर से देख रहे हैं, अगर आप गौर से, और एक पैटर्न को, अल्टीमेटली मैथमेटिक्स क्या है, इज द साइंस ऑफ पैटर्न्स। मैथमेटिक्स क्या है, पैटर्न्स है। मैथमेटिक्स जो फाउंडेशन ऑफ पैटर्न्स पे ही है, तो इट्स द साइंस ऑफ पैटर्न्स। अगर आप इफ यू गो बाय पैटर्न, ठीक है, इफ यू गो बाय पैटर्न, पैटर्न मुझे क्या यहाँ पे बोल रहा है, अगर मैं पैटर्न देखूं, f ऑफ 3 4, f ऑफ 2 3, f ऑफ 1 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, बिकॉज इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अगर मैं f ऑफ 4 निकालूं तो वो 5 है, मैंने बताया 2 भी निकलेगा। f ऑफ 5 निकालूं तो वो 6 निकलेगा, एक बार देखें, f ऑफ 5 6 निकलेगा। मैं अब नहीं कर रहा, मैं पैटर्न्स को फॉलो कर रहा हूं। f ऑफ 5 अगर मैं करूं तो 6 निकलेगा, मैंने किया नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, करके देखते हैं।
25 में से 1 गया 24, 5 में से 1 गया 4, f ऑफ 6 करूं। अब जरूरत है नहीं, मैं जस्ट आपको बोल रहा हूं अगर आप इसको करना चाहेंगे। 35/5 इज इक्वल 7। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। और अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो f ऑफ 0 तक के पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर f ऑफ 1। f ऑफ 1 पे ये चीज मेरी नहीं हो रही है सही, वहां पे मुझे ये नहीं आ रहा। अगर मैं f ऑफ -1 करूं, -1 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई -1 ठीक है। तो ये हो गया 1 -1 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल 0। तो क्वाइट लॉजिकल, आप देख रहे हैं क्वाइट लॉजिकल है। जितना मैं एक एक नीचे जा रहा हूँ, एक एक मेरा कम होता जा रहा है, ऊपर मेरा बढ़ता जा रहा है। तो अब इफ आई गो स्ट्रिक्टली बाय पैटर्न और मैं भूल जाऊं मैथमेटिकली f ऑफ 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये पैटर्न मुझे क्या बोल रहा है, ये पैटर्न मुझे क्या बोल रहा है सामने से, ये पैटर्न मुझे बोल रहा है सामने से कि f ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 2। यही बोल रहा है। ये चीज को आपको दिखनी, ये चीज आपको दिखनी चाहिए सामने से कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू। बट मैथमेटिक्स जब मैं इसको कर रहा हूं तो मैथमेटिक्स मुझे बोल रही है कि f ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट। f ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज पे, अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेंगे, बट इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। जितना आप यहाँ पे अटेंशन रख सकते हैं, आप एक बार उसको देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने एक फंक्शन लिखी, मैंने उसमें f ऑफ 2 1, f ऑफ 3, f ऑफ -1 किया, तो मैंने वैल्यूज निकाले। फंक्शन ने एक पैटर्न लिया, उस पैटर्न के हिसाब से जितना मैं एक एक कम करता जा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू कम होती चाहिए, जितना मैं एक बढ़ा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू एक बढ़नी चाहिए। और अब अगर मैं लिखना भी चाहूं आपके लिए, अभी तक हमने पिक किया होगा, ये फंक्शन अल्टीमेटली है x+1। अल्टीमेट फंक्शन इज x+1। तो ऊपर लिखा फंक्शन है नहीं, इसका इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो है x+1। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है x+1। और x+1 में अगर मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, तो आप देखेंगे मुझे एक वैल्यू में 2 डाल रहा हूं, 3 निकल रहा है इनपुट, 3 डाल रहा हूं 4 निकल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मैं अभी इस चीज से नहीं आता, मैं फंक्शन को एज इट इज लेके चलता हूं पूरा, मैं फंक्शन पे अभी। हाँ, अब आप मुझे कहेंगे, अब आपका पॉइंट है कि अगर मैं बाय पैटर्न देखूं तो 100% गारंटी है कि f ऑफ 1 मस्ट बी 2, पर जब मैं मैथमेटिकली कर रहा हूं f ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये गैप कहां पे है, क्या दिक्कत है, हम कहां पे नहीं समझ पा रहे। इस चीज को समझने के लिए और लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी, हम लिमिट्स की तरफ ऑलमोस्ट आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम इसको जो है थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, बिकॉज बाकी चीजें हमने समझ ली। अब हमारा कंसर्न है f ऑफ 1। हमें f ऑफ 1 इनडिटर्मिनेट निकल रहा है, हमें f ऑफ 1 निकल रहा है इनडिटर्मिनेट। तो हम f ऑफ 1 को और एनालाइज करेंगे, बाकी चीजें हम छोड़ देते, बाकी चीजें हमने अच्छे से समझ ली। चलिए आते हैं इस फंक्शन पे। अब मेरे पास फंक्शन क्या थी, x² -1 x -1, और f ऑफ 1 मुझे निकला इनडिटर्मिनेट। यानी फंक्शन, अगर लिखूं मैं, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन x इज इक्वल टू 1। पर पैटर्न मुझे कुछ और बोल रहा है। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे। ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरे पास क्या है, 1 का इशू है। ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है 2। ठीक है, ये मेरे पास है 2। अब मुझे ये पता है कि f ऑफ x इज इक्वल 3, ये मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने अभी यहाँ पर निकाला भी है। ठीक है, और मुझे पता है f ऑफ x इज इक्वल 1, ये भी मैंने निकाला हुआ है। f ऑफ x यानी जब मैं 2 पुट कर रहा हूं, फंक्शन का वैल्यू अज्यूम हो रहा है 3। जब मैं 0 पुट कर रहा हूं, फंक्शन का वैल्यू अज्यूम हो रहा है 1। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अब मुझे निकालना क्या है, f ऑफ 1, और मुझे पता है कि f ऑफ 1 नहीं निकलेगा। मैं एक काम करूंगा, मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड, LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से 1 की तरफ धीरे धीरे आऊंगा और देखूंगा क्या जो ये इशू है 1 पे ही हो रहा है या 1 के अगल बगल भी हो रहा है। देखिए, मैं एक बहुत बड़े नंबर से आया, मैं आया अपने पास कहां से, मैंने शुरू किया था सपोज 20 से। 20 पे वैल्यू निकला 19। ठीक है, वो निकालने की जरूरत नहीं है, 20 पे वैल्यू निकला 19।
ऐसे करके नीचे 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 मैं आया, 20 पे 21, 3 पे वैल्यू निकाला 4, 2 पे वैल्यू निकाला 3, 1 पे निकालने की कोशिश की नहीं हुआ, 0 पे निकाला तो 1। तो मुझे ये समझ में आया कि जो भी गड़बड़ है वो इन रेंजेस के बीच में है। तो अब मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा नजदीक आऊं 2 से 1 की तरफ। 1 तो नहीं डाल सकता, ये देखने के लिए कि क्या इसके बीच में जो वैल्यूज है, इसके बीच में जो वैल्यूज है, क्या यहाँ भी फंक्शन ऐसे ही बिहेव कर रही है। तो अभी के लिए मैं एक क्रूड नंबर ले लेता हूं जो बीच में है 1.5। मैंने आधा हिस्सा लिया और यहां से मैं नंबर जो पिक करूंगा वो होगा 0.5। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूं। तो अब अगर मैं देखूं, मैं f ऑफ 1.5 निकाल सकता हूं, f ऑफ 3/2 जिसको बोलते हैं, निकालो। देखिए ये मेरे पास हुआ 1.5 स्क्वायर 2.25 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2.5। तो f ऑफ x मुझे क्या निकला यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे f ऑफ x अनडिफाइंड नहीं है। और ये चीज अगर मैं यहाँ पे करूँ f ऑफ x क्या निकलेगा मुझे, अब ये चीज यहाँ पे करूँ f ऑफ x क्या मुझे निकलना चाहिए, इसी चीज को यहाँ पे करूँ 1.5। आप ये करके देखेंगे 1.5। ठीक है, ये मुझे निकलेगा यहाँ पे 1.5। ठीक है, x प्लस 1 वाली जो हमें जो पैटर्न से चल रहा है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि 1.5 और 0.5 पे तो फंक्शन की वैल्यू निकल रही है, तो दिक्कत 1 पे ही है ना, 1 पे ही मुझे निकल रहा है ना फंक्शन 1 माइनस 1 1 माइनस 1 इंडिटरमिनेट। ठीक है, तो अब क्या कॉन्सेप्ट आएगा, मैं और चलूंगा पास और अब मैं 1.25 ले सकता हूं, लेकिन मुझे पता वो निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 के बहुत पास आऊंगा। 1 के मैं ऐसा कोई पूछ सकता हूँ कि 1 के बाद वाला नंबर कौन सा है, तो वो तो हो नहीं सकता। हमारी जो रियल नंबर लाइन है तो इनफाइनाइट होती है, तो आप मुझे 1 के बाद वाला रियल नंबर नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई एक नंबर ऐसा उठाते हैं, मैं इस पूरे पोर्शन को जूम करता हूँ, इसको मैं बहुत जूम करता हूँ और 1 के बाद वाला नंबर देखने की कोशिश करता हूँ। लेट अस प्रिज्यूम, बिकॉज हमें पता है कि रियल नंबर लाइन पे मैं इनफाइनाइट होती है, तो मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता। बट इसको जूम किया, अब जूम कीजिए, मैंने इस पूरे पोर्शन को जूम किया इस पोर्शन को। ठीक है, बहुत ध्यान से आप चीजें देखेंगे। तो जस्ट जो इधर ही जो नंबर है, ये जो इधर नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि आप व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करते, व्हाइट बोर्ड पे ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो इसके अपने फायदे इस बोर्ड यूज करने के। तो देखिए अब जो डॉट आपको दिख रहा है 1 के बगल में, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर, नंबर है ना, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 1 के बगल में कुछ डॉट दिख रहा है, ये डॉट देखिए, ये एक नंबर ही है ना। इट इज अ नंबर वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1। आप ये चीज मानते हैं मेरे साथ। मैंने 1 के बगल में एक नंबर उठाया जो इज वेरी क्लोज टू 1, जो 1 के बहुत पास है लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1.00000000001। आप कहेंगे नहीं, मैं तो हमेशा एक और जीरो ऐड कर सकता हूँ, 1.000000001। तो कहने का मतलब है कि चूंकि रियल लाइन इनफाइनाइटली लार्ज है, इट इज अ नंबर विच इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1। मैं 1 क्यों नहीं ले रहा, मैं 1 इसलिए नहीं, because जैसे मैं 1 लेता हूं मेरी वैल्यू ऑफ फंक्शन इंडिटरमिनेट हो जाती है, जैसे मैं आपको प्रूव किया अभी। अब मैंने नंबर उठाया यहां से 1.01, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ आई डू दिस सेम एक्सरसाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहां से भी तो मैं पास आ सकता हूं। ये नंबर मेरे पास क्या होगा 0.99। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ है इस चीज पे। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से भी एक नंबर उठा रहा हूं, इधर से और इधर से, दोनों साइड से, वो नंबर जो बहुत क्लोज है 1 के बट 1 नहीं है। और अब इन नंबर्स पे मैं लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये फंक्शन थी मेरे पास। एक बार 0.99 पे निकालते हैं, 0.99 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 0.99 माइनस 1, यहां से 1.01 स्क्वायर माइनस 1 1.01 माइनस 1। आप मेरे साथ अपने पास ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ये मुझे आया यहाँ पे वैल्यू 2.01। ठीक है, आपको अपने पास देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, मैं यहाँ से दूसरी साइड से कर रहा हूँ। तो ये मुझे निकला यहाँ से 0.0199 माइनस में, और नीचे तो ऑब्वियसली पता है क्या निकलेगा, -0.01, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। -1.99। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ इस चीज को समझ पा रहे हैं, इस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं 1 की तरफ आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ आ रहा हूं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, उतना उतना मैं 2 के करीब आ रहा हूं। दैट मींस एज, उसको मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं इस चीज को, आप समझ रहे हैं? आप इसको फर्दर कर सकते हैं। फर्दर से मेरा मतलब है, अगर आप बोले नहीं 1 की क्लोजेस्ट नंबर तो ये है ही नहीं, ये जो आपने डाला, तो मैं कहूंगा कौन सा नंबर है? आपको जो 1.001 है, यहां से कहेंगे 0.9999 है। अब करके देखिए तो कैसे होगा, ये वैल्यू निकलेगा 1.99999, जितना बढ़ाएंगे ऐसे निकलेगा, जितना जितना आप क्लोज आएंगे, और यहां से वैल्यू निकलेगा 2.000000001। तो इस चीज से क्या हो रहा है, दोनों साइड से देखिए क्या हो रहा है। मैं इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं नीचे एज x, अब मैंने ऐसे एक सिंबल बनाया, इसको मैथमेटिकली बोलते हैं अप्रोच टू 1, अप्रोच टू या टेंड्स टू, लिख लूं आपके पास यहां पे। अब मैं लिख रहा हूं अपने पास एज x अप्रोच टू 1 या x टेंड्स टू 1, यानी जितना जितना x 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें, दो कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अभी मैं बाद में उनको पढ़ाता हूँ, क्योंकि 1 की तरफ मैं ऊपर से भी आ सकता हूँ, नीचे से भी आ सकता हूँ। यानी एक्चुअली इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, अगर आपने और इतना डीप मैं जाना नहीं चाहता इसमें, हम इस स्मॉल अमाउंट को लिखते हैं h, या कभी ऐसे भी बनाते हैं, खैर वो छोड़ दीजिए, मैं इसको लिखता हूँ h। तो एक होता है 1 प्लस h से भी मैं आ सकता हूँ 1 की तरफ, एक किससे 1 माइनस h से भी, जहां पे मैं दोनों तरफ से आया 1 के करीब। तो अभी मैं वो चीजें छोड़ देता हूँ। एज x टेंड्स टू 1 या x एज अप्रोच टू 1, क्या हो रहा है मेरे पास, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, f ऑफ x अप्रोच टू 2। आप इस चीज को मानते हैं मेरे पास कि जितना जितना मैं x इज इक्वल टू 1 के पास 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 आता जा रहा हूं, उतना उतना फंक्शन की वैल्यू 2 के पास आती जा रही है, दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी। लेकिन जैसे ही मैं 1 एग्जैक्ट इस पे वैल्यू डालता हूं, 1 एग्जैक्ट डालता हूं, f ऑफ x इज अनडिफाइंड। अब ये चीज तो अजीब सी हो गई। तो अब अगर सपोज मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूं, तो क्या मैं ऐसे बनाऊंगा? अभी हम आ गए 90% हम कॉन्सेप्ट में आ गए कि लिमिट्स क्या है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, तो x इज, तो मैं ऐसे बनाऊंगा क्या कि 2 पे तो वैल्यू 3 है, 0 पे तो वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां तक इसकी वैल्यू है फंक्शन की, इधर तो वैल्यू है, 1 के पास वैल्यू नहीं, यहाँ गैप दे देता हूँ, यहाँ फिर आगे कर देता हूँ, मैं बोलूंगा 1 के पास तो वैल्यू ही नहीं है। क्या ये सही इंटरप्रिटेशन है इस चीज की? आंसर इज नो, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 पे नहीं है। 1 के जितना करीब मैं जाऊं, अगर मैं इसको फिर से वही जूम करूं और दिखाऊं, एग्जैक्ट 1 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 1.000 पे तो फंक्शन की वैल्यू है। आप समझ रहे हैं? 1.001 पे तो फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू है, इधर तो फंक्शन की वैल्यू है। तो बस वो एक पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, और वो पॉइंट कितना बड़ा है कितना छोटा होगा इनफाइनाइट प्लेन पे मैं बता नहीं सकता। तो अब अगर मैं एक नेकेड आई से देखूं, तो इसका ग्राफ ऐसे है, और 1 पे वैल्यू आ रही है, और मैथमेटिकली तो 1 पे वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसीलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इस चीज को टैकल करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, लिमिट कब हम निकालते हैं? अगर किसी चीज की, अगर किसी फंक्शन के मैथमेटिकली, अगर किसी फंक्शन की इफ, अब मैथमेटिकली लिखना चाहूं, पहले मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूं, इफ f of x is undefined on f of a, तभी आप लिमिट वाला चक्कर शुरू करेंगे जब अनडिफाइंड हो। अगर सिंपली एक फंक्शन है x प्लस 3, ये तो हर वैल्यू पे डिफाइंड है,
तो यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। ऑल ऑफ यहाँ पे लिमिट निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे ही x 1 के करीब जाएगा x + 3 4 के करीब जाएगा, दैट्स अंडरस्टूड, इट्स कॉमन। बट इस केस में दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन x + 1, सॉरी f of 1 डिफाइंड है, तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल से मैं लिमिट कराऊंगा तो बताऊंगा ये चीजें भी। अभी आप इस चीज पे फोकस करिए कि इफ f of x मैंने लिखा इज डिफाइंड ऑन f of a, अब यहाँ पे ऐड कर रहा हूं वर्ड नॉट। इफ f of x इज नॉट डिफाइंड ऑन f of a, अगर मैं कोई एक वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकता, बट f of x टेंड्स टू समथिंग, समथिंग से कोई वैल्यू है, इफ दिस x टेंड्स टू a, अगर ये x a की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये x a की तरफ, तो f of x किसी तरफ जा रही है, किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। जितना जितना a अप्रोच है किसी नंबर को, f x अप्रोच करेगा किसी नंबर को। ठीक है, अब इसको हम कभी लिखते हैं, वो मैं इस बात लिखवाऊंगा, तो तब हम कहते हैं, तब हम कॉन्सेप्ट करते हैं यूज का लिमिट्स का। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट, लिमिट किसकी लिमिट, f of x की, when x approach to a is equal to that number जो होगा। और जो मेरा क्वेश्चन इन हैंड है उसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं, इस प्रॉब्लम को बताइए। इस प्रॉब्लम को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ, जो फंक्शन हमारे पास थी, क्या फंक्शन थी हमारे पास, x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, यही थी मेरे पास, हाँ x - 1, बिकॉज वैल्यू तो है नहीं, f of 1 तो है नहीं, लेकिन लिमिट है मेरे पास। When x approach to 1, अब मैंने लिखा x इक्वल टू नहीं, अप्रोच टू 1, जैसे ही x अप्रोच करेगा 1 को, तो ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगी टू 2। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, ऐसे हम इस चीज को लिखते हैं। ठीक है, यानी इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 2 होगी, 2 एग्जैक्ट नहीं होगी। 2 का मतलब क्या है, जितना जितना मैं x 1 के करीब लाता जाऊंगा, उतना 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 इसकी वैल्यू 2 के करीब आती जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को समझ गए। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन अभी आपको नहीं लगे, लिमिटिंग वैल्यूज हम क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है, और इससे हम फिर कैसे पहुंचेंगे आगे डिफरेंशिएशन तक, वो हम नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है ठीक है, ये चीज आपने अच्छे से समझ ली। अब मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि आपने अभी तक समझ लिया होगा, क्योंकि मैं x = 1 को 2 तरीकों से अप्रोच कर सकता हूं। ठीक है और इसी से एक और कॉन्सेप्ट जो निकलता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ, ये आपको पता है। अब अगर कोई फंक्शन ऐसी है, जब मैं उसको ड्रॉ करता हूं तो मुझे अपना पेन जो है उठाना पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब देखिए, ये ग्राफ मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। या मैंने एक स्टेप ग्राफ बनाया, किसी फंक्शन का ग्राफ है सपोज, अब ये भी नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये तो हो गया ग्राफिकली, विजुअली। हम एक्चुअल में मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब कुछ कुछ फंक्शंस होती है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे कंटिन्यूअस होती है। आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी नहीं है, अगर आपको सीखना है, पढ़ना है, उसके लिए पूरा एक भरा हुआ है कंटेंट। बट अभी जो सी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है कि इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करें। मेरे साथ जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उतने पे फोकस करें, बिकॉज ये पूरा समंदर है। ये जो टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा कि हम भी जितना पढ़ रहे हैं वो 0.01% पढ़ रहे हैं, एक बस इनसाइट ले रहे हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है कि, और कंटिन्यूटी में कहते हैं कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे कंटिन्यूअस होते हैं, 1 से 2 के बीच कंटिन्यूअस है, उसके बाद वैल्यूज तो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ब्रेक्स है ना, ब्रेक्स का मतलब जब मैं इसको बनाता हूं इस फंक्शन को, तो वहां पे ब्रेक्स है, यानी देयर आर सम वैल्यू जहां पे इसकी वैल्यू नहीं है। तो अब ग्राफिकली तो मैं पहचान लिया कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सी है, नॉन कंटिन्यूअस कौन सी है। लेकिन लेकिन अब पॉइंट ये है कि मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम कब कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये देखिए, तब हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है जब मैं लिमिट पे वापस आता हूं। अगर किसी फंक्शन की लिमिट
व्हेन x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब मैं आया अपनी बात पे कि हम अप्रोच कर सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू को कहां से, राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी। मैं अप्रोच किया, एक फंक्शन है f ऑफ x, जो ऊपर वाली फंक्शन ही देख लीजिए, इसको मैंने अप्रोच किया फ्रॉम पॉजिटिव साइड, वो लिमिट मैंने निकाली, और मैंने लिमिट निकाली, मैंने x को अप्रोच किया फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, ये दोनों इक्वल हुई। जब ये दोनों इक्वल हुई मेरे पास, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा ऐसे। अब मैं लिखूंगा x टेंड्स टू a। तो मैंने क्या किया, मैंने राइट, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ये दोनों लिमिट्स बराबर हो गई, तो इसका मतलब x टेंड्स टू a का कोई वैल्यू होगा। ठीक है, इस केस में मैं कहूंगा कि मेरे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस फंक्शंस की ही हम उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, तब हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक इस चीज को समझ लीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट वापस अगर हम देखेंगे अपनी फंक्शन पे, तो हम समझ जाएंगे। अगर मैं लिमिट ऑफ निकाल रहा हूं x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन क्या थी x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, तो वो मेरे पास क्या निकली 2। लेकिन अगर मैंने यही लिमिट निकाली फ्रॉम नेगेटिव साइड, चेक करवाई मैंने आपको, वो भी निकली 2। तो मैंने इसको जनरली लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू, कंटिन्यूटी से इसका सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, लिमिट पे फोकस करेंगे। ठीक, x टेंड्स टू 1 ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ये मैंने कब लिखा, जब मुझे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल निकली। ठीक है, जब मुझे इक्वल निकली तो ग्राफिकली खुद सोचिए कि अगर मैं ये फंक्शन ड्रॉ करना चाहूं, तो ये फंक्शन मेरी ऐसे आएगी। क्यों ऐसे आएगी? बिकॉज जब मैं यहां से अप्रोच कर रहा हूं 2 की तरफ आ रहा है, यहां से बिल्कुल 2 की तरफ आ रहा है, तो इस वैल्यू पे, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, सॉरी, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू मैंने निकाला, वो 2 निकाला। ठीक है, एक और छोटा सा छोटे से दो कॉन्सेप्ट्स छोटे से, और लिमिट को मैं वाइंड अप करता हूं, उससे बियॉन्ड मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर सकता। 11th में लिमिट्स पे पूरा पूरा चैप्टर, पूरी पूरी एक्सरसाइजेस बनी है, लिमिट्स निकालना, लिमिट्स के रूल्स, लिमिट्स के, उसके बाद इसकी अपनी थ्योरम्स है, इसके बाद लिमिट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या, और लिमिट्स पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, लेकिन वो अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, उन पे उतना स्ट्रेस नहीं करेंगे। एक मैथमेटिकल पैराडॉक्स है, उसका भी डिस्कस करता हूँ लिमिट्स को और अच्छे से समझाने के लिए। अभी हम लिमिट्स ही समझ रहे हैं, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। एक मैथमेटिकल पैराडॉक्स है, इसको समझेंगे, गौर से समझेंगे इसको। पैराडॉक्स क्या है हमारे पास, वो है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, ठीक है, अब लेट दिस डिस्टेंस बी x। ठीक है, यहां तक डिस्टेंस बी x, लिमिट्स हम समझ रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ ध्यान से देखेंगे इस चीज को, हम लिमिट्स यहाँ पे समझ, इसके बाद एक और एग्जांपल से समझाएंगे और मैं इसको वाइंड अप करूंगा। अब एक बंदे ने ए से बी तक ट्रैवल करना है। ठीक है, एक बंदे ने ए से बी तक ट्रैवल करना है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए आप मुझे बताइए, क्या उसको मिड पॉइंट तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? लेट्स प्रिज्यूम कि मेरे पास ये मिड पॉइंट है, लेट्स प्रिज्यूम कि मेरे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, a प्लस बी का मिड पॉइंट, आई विल नोट इट फ्रॉम सी, हेंसफोर्थ मैं पॉइंट्स को नाम नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या इस बंदे को ए से बी तक पहुंचने के लिए सी तक पहुंचना है? आंसर इज यस। और जब ये ए से सी तक आएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज कवर्ड? आप कहेंगे x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ठीक है, लॉजिकल। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जब ये ए से बी तक पहुंचा, तो ये पहुंचा x अपॉन 2 ए से बी तक, प्लस सी से बी तक x अपॉन 2, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 2x/2 इज इक्वल टू x। क्वाइट अंडरस्टूड, आपको ये चीज तो पता है हमें, बट जो मैं बता रहा हूं अब आप वो देखेंगे, ये चीज आपको पता है ऑलरेडी कि a से c तक x अपॉन 2 और यहां से आगे x अपॉन 2, ये चीज पता है आपको, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं समझने में है।
और टोटल डिस्टेंस ने कवर की x। ठीक है, चलिए अब इस पैराडॉक्स को समझो और लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। और तो पीछे भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, वो एक तरीका है समझने का चीजों को। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ठीक है ए से सी तक इसने कवर किया x/2। इसके बाद सी से बी तक पहुंचने के लिए तो इससे पहले आधा करना पड़ेगा। लेट अस प्रिज्यूम कि आधा यहाँ पे है, हमें पॉइंट को नाम नहीं दूंगा, डी दे सकते हैं। तो बताइए सी से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, x/4। बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे पहले ये x/2 चला, उसके बाद ये x/4 चला। मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ठीक है, और ये जो डिस्टेंस मेरी बची है, जो मेरी रिमेनिंग डिस्टेंस है x/4 है। अब मैं वही चीज यूज करता हूं, मैं इसको जूम करता हूं, और जब इसको जूम करता हूं तो मुझे बताइए अगर इसको अब इस पॉइंट से यहां तक पहुंचना है, इसके लिए पहले से मिड पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, इसको मिड पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक कितनी डिस्टेंस, x/8, इसको पहले x/8 क्रॉस करना है, उसके बाद ही वहां तक पहुंच पाएगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं, पहले इसे फिर से मिड पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, आगे x/16, इसके बाद फिर से x/32। अब यहाँ पे पैराडॉक्स देख लीजिए, मुझे हर कोई भी डिस्टेंस लूं, हर डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले उसका आधा कवर करना पड़ेगा, और जब मैं आधा कवर तभी पूरा कवर कर पाऊंगा। अब पैराडॉक्स क्या बोल रहा है, जो आप समझिए क्या पैराडॉक्स है, कि मैं कितनी बार ये हाफ या मिडवे निकाल सकता हूं, मैं हर एक सेगमेंट के कितने हाफ वे निकाल सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाफ वेज। तो इफ आई गो बाय दैट लॉजिक, तो मैं कभी ए से बी तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, इस बंदे को कभी भी ए से लेकर बी तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों, यहां देखिए गौर से, पहली बार कवर करेगा x/2, फिर ये कवर करेगा x/4, फिर ये कवर करेगा हाफ टू हाफ जा रहा है ना x/8, फिर कवर करेगा x/16, फिर कवर करेगा x/32, फिर कवर करेगा x/64, और ये ठीक है ऐसे करके करके 2 रेज पावर ही हो रहा है ना, 2 रेज पावर इन्फिनिटी तक जाएगा। इस चीज को समझ रहे हैं, ऐसे ही जाएगा ना, कि मैं इस मिड बेस के हाफ 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 मिड वे निकाल सकता हूं। सपोज मैं इसको यहाँ पे जूम करूं, शायद इसी को समझ पाएंगे। अब यहां से मैं यहां से यहां तक जाना है, तो मैं और इसमें हाफ वे निकाल सकता हूं, फिर और हाफ वे निकाल सकता हूं। इन दैट केस अगर आप देखिए तो मैं कभी भी ए से बी तक नहीं पहुंचूंगा, बिकॉज मैं एक इन्फिनिटी हाफ वे में फंस जाऊंगा। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली देखिए, अब आप प्रैक्टिकली किसी लॉन में किसी रूम में इसको टेस्ट करें, प्रैक्टिकली तो हम ए से बी तक पहुंच रहे हैं, प्रैक्टिकली तो हम ए से बी तक पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि मैथमेटिकली मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं इन्फिनिटी में फंस रहा हूं, और प्रैक्टिकली मैं पहुंच पा रहा हूं। सेम एग्जांपल, मैथमेटिकली x f ऑफ x की वैल्यू 1 पे तो थी ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमने देखी, वैल्यू तो निकल गई बाद में। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं तो मैथमेटिकली तो मैं इस पैराडॉक्स में फंस रहा हूं कि मैं तो कभी भी नहीं पहुंचूंगा, मैं तो कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो पहुंच पा रहे, तो कहां पे डिस्क्रिपेंसी है, कहां पे डिस्क्रिपेंसी है? डिस्क्रिपेंसी ये है कि ऑल दो, ठीक है, यही पहले मेरा कॉन्सेप्ट है, ऑल दो ये जो पूरा मेरे पास समेशन है, ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं इस सारे का लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा मेरे पास x। आपको भी दिखाता हूं कैसे। तो इसीलिए फाइनली जब जितना जितना मैं करीब आता जाऊंगा अपने इस b के, उतना उतना मैं इस x को कवर करता जाऊंगा, और फाइनली जब मैं लिमिट निकालूंगा तो लिमिट मुझे क्या निकलेगी, x, यानी मैं x पे पहुंच x डिस्टेंस कवर कर ही लूंगा फाइनली। ठीक है, यानी बेसिकली एक और तरीका बताने का, जितना जितना ये नजदीक होता जाएगा, उतना उतना जो 1/2n है उसकी वैल्यू 0 के करीब आती जाएगी। अगर आप 1/2 1000 देखे ऐसे, तो वो 0 पॉइंट कुछ होगा। तो मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि जितना 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 मैं हाफ या हाफ कवर करता जाऊंगा, उतना मैं b तक आ जाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एज 1/2n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मेरे पास सॉरी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी,
1/2 एंड टेंड्स टू 0। ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? जितना यहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा 1/2 की वैल्यू 0 होती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए जब ये वैल्यू 0 होती जाएगी तो इनकी लास्ट वाली टर्म्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, तो मैं एक डिस्टेंस x कवर कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। आप करेंगे कैसे, एक बार देख लीजिए। मैं इसमें x कॉमन ले सकता हूँ सब टर्म्स में। ये 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/8 हो गया, ये 1/16 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। पता है आपको? अब मेरे साथ अगर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रिड्राफ्ट कर लेता हूं। x जिन लोगों ने हमारे साथ क्लासेस की है पहले से, उनको शायद ध्यान होगा कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मेरे पास a है 1/2 और r भी है 1/2। ठीक है, आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि जो प्रोग्रेशन कैसे होती है, a ar ar1 a ar ar2 ar3 ar4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और r होता है कॉमन रेशियो। ये x तो खैर बाहर ही है, इसको छोड़ दीजिए, मैं लिमिट निकाल रहा हूं इस पूरे पैराडॉक्स की। अब आप देखिए, आपके पास फॉर्मूला हुआ करती थी a rn-1 डिवाइडेड बाय r-1, और एक और हुआ करती थी a1 rn डिवाइडेड बाय 1 r। मैंने कहा था दोनों सेम है, ये ऐसे ही आपको बताया गया है कि पहले वो यूज करो, ये यूज करो। ठीक है, बट दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब हम यूज करेंगे वही भाई जो आपको सिखाई गई थी, a1 rn, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 r। ठीक है, अब देखिए लिमिट कहां पे यूज होता है। अब अगर मैं आपसे बताऊं, मैं आपको बताऊं, देखिए वहीं पे हमने लिमिटिंग वैल्यू यूज करके ये टर्म जो है, इस टर्म को हमने 1 के बराबर किया, तो हमने वैल्यू निकाला था 1a/1 r। ये हम फॉर्मूला लेके चले थे। तब मैंने आपको बताया था कि ये होती है बाय यूजेज ऑफ लिमिट्स, पर तब मैंने आपको लिमिट्स नहीं समझाया था। यहाँ पे हम उसको फर्दर समझ सकते हैं। कैसे? x मेरे पास है ही आगे डिस्टेंस का, a मुझे पता है 1/2 भी नहीं लिखूंगा, 1 - r। अब मुझे बताइए 1 - rn, r मेरे पास क्या है, जो ये चाहिए ना, ये टर्म चाहिए मुझे, डिवाइडेड 1 - r तो है ही। r मेरे पास है 1/2 और n मेरे पास है इंफिनिटी, यानी बहुत बड़ी टर्म, बहुत बड़ी टर्म। तो ये बेसिकली हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय इन 1.5 रेज पावर इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं रेज पावर इंफिनिटी तो कर नहीं सकता, वो तो आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई बहुत बड़ी टर्म यहाँ पे डालूंगा। लेट अस प्रिज्यूम, अब बहुत बड़ी टर्म डिफाइन नहीं होती, आपको पता है। अगर मैं बोलूं 1 लाख बहुत बड़ी टर्म है, तो 1 करोड़ क्या है? अगर मैं बोलूं 10 करोड़ बहुत बड़ी टर्म है, तो 100 करोड़ क्या है? तो बहुत बड़ी, बहुत छोटी टर्म, ये सब चीजें क्या होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। व्हेन आई से पुट अ लार्ज नंबर, तो लार्ज का मतलब क्या है, इट इज अ रिलेटिव थिंग। इस कॉन्टेक्स्ट में लार्ज क्या है? लेट अस प्रिज्यूम, मैं बहुत ज्यादा नंबर बड़ा नहीं रहता, मैं इसको डालता हूं 0.5 रेज पावर 10। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में लार्ज नंबर, लार्ज नंबर नहीं है। मुझे वैल्यू क्या आया, 0.00097। ठीक है, अब मैं इसे और आगे करता हूं, 11 12 13 14 15। जब मैंने 16 टाइम्स को कैलकुलेटर पे किया तो मेरा कैलकुलेटर एग्जॉस्ट हो गया 0.0000 लिख के। आगे भी कुछ होगा बट ये जीरो ही है। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, लिमिट वहां पे हमने ऐसे नहीं लिखा था, मैंने कहा था एज n अप्रोच टू इंफिनिटी, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, अप्रोच टू लिमिट, r n अप्रोच टू जीरो। सही है या गलत है? बिकॉज r इज 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ 0.5 n अप्रोच टू जीरो। तो अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहूं इस केस में, तो निकाल सकता हूं x a तो 1/2 है, यही लिखूंगा, 1 - 0 डिवाइड बाय 1 - r। ठीक है, x ऐसे ही है, a मेरा 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 - 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया x 1/2 डिवाइड बाय 1/2, ये हो गया x। तो अगर मैं देखूं तो इस पूरी समेशन का लिमिटिंग वैल्यू क्या निकला, वापस x। अब लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इसका निकला x। ठीक है,
इसका मेरे पास निकला वापस वैल्यू x, और वही तो मैं पहले बोल रहा था कि डिस्टेंस x ही कवर करनी है। मैथमेटिकल पैराडॉक्स मुझे लिमिट्स में फंसा रहा था, तो मैंने लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यूज किया, तो ये पैराडॉक्स मेरा नहीं रहा। अब मैं ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं कि मैं रीच करूंगा, आई विल रीच टू दिस पॉइंट और डिस्टेंस कवर्ड होगी x। ठीक है, ये लिमिट्स का बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट कवर होगा कि लिमिट्स हम कैसे निकालते हैं। हमने कहा कि लिमिट को दो साइड से निकाल सकते हैं, मैंने बताया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे तब हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब मैंने बता दिया आपको कि वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहां पे कोई ग्राफ या कोई ब्रेक नहीं है, जैसे मैंने पिछले केस में आपको बताया था x² - 1 डिवाइड बाई a के केस में। ठीक है, कंटिन्यूटी आपको बता दी मैंने। अब हम कुछ लिमिट्स निकालते हैं, फ्यू लिमिट्स, बस सीखने के लिए, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। फ्यू लिमिट्स, पहले वही निकालते हैं जो हमने किया था, x² - 1 डिवाइड बाई x - 1। ठीक है, लिमिट अब ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1। अब x मुझे पता ही है, ये फंक्शन है पूरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बस ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ओके, अब लिमिट्स निकालते कैसे? 2 तो हमने निकाला, वो तो हमने पुट करके, एक तो तरीका वही है, क्रूड तरीका क्या है कि इस वैल्यू के अगल बगल के वैल्यूज डालो, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप्स आपको लिखवाता हूँ। फर्स्ट, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, लिमिट्स आपके सिलेबस में नहीं है भाई। फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 1। सबसे पहले तो x को बराबर पे 1 पे डालो। अगर इफ वैल्यू एग्जिस्ट तो लिमिट भी वही होगी। अंडरस्टूड है? सपोज मैं बोलूं फाइंड दिस, अब बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है? जब मैं x को 1 ही पुट कर रहा हूं तो मेरे मुझे तो वैल्यू आ ही रही है 4, यानी इसका f ऑफ 1 पे वैल्यू ऑलरेडी है, तो वही तो लिमिट है। यानी अगर मैं अगल बगल भी वैल्यूज डालूं तब भी वो 4 की तरफ ही आ रहे हैं, और खुद वो वैल्यू डालूं तो 4 ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि लिमिट नहीं निकाल सकते, लेकिन इस केस में लिमिट निकालने का कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज़ लिमिट इटसेल्फ इज इक्वल टू f ऑफ 1। लिमिट इटसेल्फ इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो कोई यहाँ पे चक्कर है नहीं यहाँ पे। लेकिन जब मैं f ऑफ 1, पहला मैंने क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू 1 if value exists as a limit, but if value does not exist, if value does not exist, ठीक है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, देन ट्राई फॉर लिमिट्स, तब हम लिमिट्स के लिए ट्राई करेंगे। उसमें पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो या फैक्टराइज करो। आप देखो क्या मैं कुछ टर्म्स को, लाइक टर्म्स को निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। जब मैं लिखता हूं लिमिट f x टेंड्स टू 1, यहां पे मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1, तो लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b डिवाइड बाय a माइनस b, और यहाँ पे मैं ये दो कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास x इज इक्वल टू 1 आया। तो क्वेश्चन बचा लिमिट x इज इक्वल टू 1 x प्लस 1। पहले तो मैं 1 पुट नहीं कर पाता, क्या मैं अब 1 पुट कर पाऊंगा? आंसर इज यस, तो ये आंसर निकलेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 ही मेरा आंसर था जो मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो कि आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि अगर x 1 के बराबर है ही नहीं, तो मैं, अगर x 1 के बराबर है, सॉरी, तो मैं x माइनस 1 और x माइनस 1 को कैसे कैंसिल कर रहा हूँ? बिकॉज़ मैं 0 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकता। बट यहाँ पे मेरी बेसिक प्रेजेंटेशन समझिए, मैंने क्या लिखा, x अप्रोचेस टू 1, x जो है मैं 1 के इक्वल नहीं पुट कर रहा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ x अप्रोच कर रहा है 1 को। बिकॉज़ अगर मैं x को 1 के बराबर रखूं, जैसे मैं पहले ऊपर रखा था, तो फंक्शन तो निकल ही नहीं रही है। तो मेरी प्रेजम्पशन पहली है कि x 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने x माइनस x को कैंसिल किया। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 माइनस 1 को माइनस नहीं कर रहा, x मेरे पास एक्चुअली क्या है, 1 प्लस h। अब है, समझिए आप, 1 प्लस h, और यहाँ पे भी है 1 प्लस h। ठीक है, तो एक्चुअल में ये मेरे पास क्या है, 1 प्लस h माइनस 1, और नीचे मेरे पास है 1 प्लस h माइनस 1। फिर कहेंगे कैंसिल कैसे हो गए,
कैंसिल इसलिए हो गए, कैंसिल इसलिए हो गए बिकॉज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू होगी बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0.0000000 समथिंग। मैंने कहा ना कि x1 के बहुत क्लोज आना है, और सेम यहाँ पे होगी, ठीक है, होने दीजिए। लेकिन जो भी वैल्यू होगी बराबर तो होगी, तो मैं तो इनको डिवाइड कर सकता हूँ। मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, 0.0000001 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ। तो ये पॉइंट है एक्चुअली, मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास x+1 है, तो मैं लिमिटिंग वैल्यू उसका निकाल दिया। ठीक है, आप समझ गए ये चीज। चलिए एक और देख लेते हैं, x² - 25 x² + 2x - 15, ठीक है, और इस केस में x टेंड्स टू 5, लिमिट निकालनी है। अगर 5 डाल के देखें पहले, 5² - 25, ये हो गया 25, ये हो गया 25, +10 - 15, ठीक है, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 25 + 10 - 15, 20, विच इज इक्वल टू 0। तो इस केस में f(5) इज डिफाइंड, f(5) इज डिफाइंड, ठीक है, यानी f(5) पे जो है इस फंक्शन की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 0। 0/20 मैथमेटिकली डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, -5, तो अब देखिए -5 - 25, 0, नीचे 25 + 2 - 5 - 15, ये भी हो गया 0, 25 - 10 में 0, अब हो गया अनडिफाइंड। इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 पे कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं लिमिट्स निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बताइए क्या आप मेरे साथ इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके आगे हम और एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे, लेकिन मैं आपके साथ नहीं करूंगा बिकॉज मुझे लग रहा है कि हम क्वेश्चन के स्कोप से बियॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा इतना करवा के। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, सपोज ये हो गया x² - 5² जो हो गया बराबर a + b और a - b के, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी पता होगा आपको। x² + 3x पता होता है आपको कैसे करते हैं फैक्टराइज। 15 को हमें इक्वल करना है, ये हमने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक वाले पार्ट से लेंगे, ठीक है। माइनस किया मैंने इसको बिकॉज मुझे +2x चाहिए, +5x - 15, ठीक है, मैंने यही चीज वापस लिखी, बस फैक्टराइज किया इसको, तो हो गया x - 3, ठीक है, ये हो गया x - 3, और मैंने x - 3 फिर से कॉमन लिया, तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए +5, 5x - 15। तो अब अगर मैं देखूं फिर से इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, x + 5 x - 5, नीचे x + 5 और यहाँ पे x - 3। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं x + 5 से 5 को कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे पास नेट बचा इस फंक्शन में x - 5 x - 3। अब आप वैल्यू पुट करो x की, आप तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू -5 - 5 -5 - 3 is equal to -10/-8 is equal to 1.25। तो अब अगर मैं देखूं इस फंक्शन की जहां पे वैल्यू नहीं निकल रही थी, अगर मैं x को 5 के बहुत करीब डाल रहा हूं, बहुत करीब से वही मतलब कितना करीब, वो सब्जेक्टिव चीज है दोनों तरफ से, तो मैं 1.25 के पास आ जाऊंगा। एक ट्राई करके देखते हैं, और ओके, एक ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको डाल रहा हूँ -5, ये बोल रहा था करीब आना, -4.99, ठीक है, तो ये हो गया -4.99,
स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई माइनस 4.99 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4.99 माइनस 15। एक बार देखें, ये आ गया मेरे पास माइनस 0.0999। अब नीचे देखते हैं, नीचे 4.99 स्क्वायर, ये हो गया 24.9001 माइनस 2 इंटू 4.99 9.98 माइनस 15। अब अभी मेरे साथ करेंगे साथ साथ, माइनस 0.999 और यहाँ निकला माइनस 0.0799, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो वैल्यू आई y 1.2503, ठीक है। एक जीरो और है और यहाँ पे एक जीरो और, ठीक है। तो 1.253, एक बार फिर से करके देख लेते हैं, 1.2503, और जितना मैं इसको 4.9999 निकल जाऊंगा, ये 1.25000 होता जाएगा। इसमें समझा होगा, तो ये मेरे पास लिमिट इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। एक लास्ट चीज मैंने आपको बताया था कि इनसाइट इनटू डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली, और कल हम प्रॉपर अपने चैप्टर की तरफ आएंगे। एक चैप्टर आपका बोनस हो गया, बिकॉज हम अपने मेन चैप्टर की तरफ नहीं आ पाते। कल हम पढ़ेंगे टर्म्स का मतलब डिफरेंशिएशन, अभी आपको देखना कैलकुलस, ठीक है, मींस चेंज, कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, ठीक है। वो हम समझेंगे क्या होता है चेंज, क्या होता है वो हम अपने पास समझेंगे। एक हम बुलेट पे एग्जांपल दे सकते हैं या एक स्टोन पे दे सकते हैं, स्टोन पे दे देते हैं, बुलेट वाला छोड़ देते हैं। ऐसे करते हैं, ये एक स्टोन है और ये ग्राउंड है, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन का बिगिनिंग पढ़ रहे हैं, यहां से हमारा सिलेबस का पार्ट शुरू हो रहा है, कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्राउंड है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप इस चीज को बुलेट के साथ भी कर सकते हैं, बुलेट में थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर रहे हैं, अब आप इस स्टोन को यहां से यहां ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जो भी फिगर्स दूंगा वो एब्सर्ड लूंगा। नॉर्मली जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करता है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है, वो सब फिजिक्स में पढ़ाते हैं, वो सब छोड़ दीजिए अभी। आप बिल्कुल जैसे आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ी है एज अ लेमैन, वैसे पढ़िए। नॉर्मली जब हम ऐसी एक्सेलरेशन मेजर करनी होती है, हम करते हैं स्पीड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा नॉर्मली आइडियली इसमें रहता है यूनिट्स। बट अभी आप इस सब को भूल जाए, मैं बहुत ही एब्सर्ड चीजें लूंगा, किलोमीटर, आर, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट हम कॉन्सेप्ट को स्ट्राइक कर रहे हैं, ना कि हम फिगर्स में जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सपोज लेट अस प्रिज्यूम कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर्ड है, आपने इसको कितना ऊपर रखा जमीन से, लेट अस प्रिज्यूम, ये प्रिजम्पशन एक बहुत ही वेग प्रिजम्पशन है, इट इज 100 किलोमीटर, ठीक है। एंड लेट अस प्रिज्यूम कि इसको यहां से यहां तक आने में लगे 10 आवर्स, और ये दोनों चीजें जो है बहुत ही एब्सर्ड है, बट अभी प्रिजम्पशन के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? आप बताइए मुझे आंसर। 100 किलोमीटर, बहुत इजी क्वेश्चन है, 100 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, टोटल टाइम टेकन, बताइए टोटल टाइम टेकन, 10 आवर्स। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड?
व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो आपने ये चीज पता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बोलेंगे 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे लिखेगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, the average speed of this stone या falling stone is 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीजें आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ी होगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बिकॉज आपने ये चीज कॉन्सेप्चुअलाइज की है, बचपन से इंटरनलाइज की है। लेकिन इस प्रॉब्लम में जो आपको एक चीज नहीं बताई गई और जो आपने आज तक इसके बारे में ऐसे नहीं सोचा होगा, अगर आपने साइंस पढ़ी है 11th-12th में तो सोचा होगा, लेकिन अगर आपने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया और आप सडनली आज मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको शायद ये चीज पहली बार सुन रहे होंगे कि अब मुझे बताइए इस पॉइंट ए पे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 0। व्हाट इज द टाइम टेकन? 0, बिकॉज ये रेस्ट पे है, जेड रेस्ट। तो यहां पे मैं इसकी एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकता। अब ये बोलेंगे कि एवरेज स्पीड इज 0, तो इट इज रॉन्ग, 0 है नहीं, बिकॉज अगर फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0, टाइम टेकन इज 0, एंड 0 पे 0 मैथमेटिकली डिफाइन नहीं होता। तो एट रेस्ट स्पीड 0 हम नहीं कह सकते उस हिसाब से मैथमेटिकली कि 0 है। ठीक है, अब आप इन कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएशन में घुस रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जब मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि एवरेज स्पीड इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक चीज फॉल होती है थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ये एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेट करती है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड इस स्टोन की यहां पे थी, इधर जो स्पीड थी, वो स्पीड यहां नहीं होगी। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि थ्रू आउट सेम स्पीड है, बट वो होता है एवरेज, कि ऑन द एवरेज इट इज सेम। सपोज आपने गाड़ी स्टार्ट की यहां से लेकर, यहाँ जम्मू से लेकर सपोज श्रीनगर तक, इट इज 300 किलोमीटर्स, और आप मुझे शाम को बोल रहे हैं कि मैंने 300 किलोमीटर्स, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैंने 300 किलोमीटर्स जो है, मैंने जो 300 किलोमीटर्स है ये ट्रैवल किए से 10 घंटे में, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपकी एवरेज स्पीड थी 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है आपने पूरी जर्नी में 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलाई होगी? नहीं। आपको कहीं अच्छा हाईवे मिला होगा लाइक उधमपुर, तो वहां आपने 100 चलाया होगा, और जहां पे कोई रास्ता थोड़ा पेचीदा है, रास्ता थोड़ा सही नहीं है, वहां पे आपने 20 भी चलाया, 25 भी चलाया होगा, 10 भी चलाया हो सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज यू हैव ट्रैवल 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइन। सेम गोज विद दिस स्टोन कि ऑन द एवरेज इट हैज ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या थ्रू आउट जर्नी स्पीड 10 किलोमीटर आवर थी? नहीं थी। थ्रू आउट जर्नी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, तो इसका मतलब स्पीड वेरी हो रही है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो अब अगर मैं से एक और क्वेश्चन पूछूं यहां से, लिमिट्स को मैं अभी लिमिट्स का कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूं डिफरेंशिएशन में जाने के लिए, जितना लूसिड हो सकता है उसको बना रहा हूं मैं। इसको ए से शुरू किया इस स्टोन को, और बी तक शुरू किया। अब मुझे टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 100 किलोमीटर, और टाइम टेकिंग पता है मुझे 10 आवर्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको माइंड अप्लाई करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 आवर्स में, आफ्टर लैप्स ऑफ 5 आवर्स, 5 आवर्स, ये स्टोन कहां होगी? क्या ये सेंटर में होगी? नहीं, बिकॉज सेंटर में तब होगी जब मैंने पहले 5 आवर्स में 50 किलोमीटर कवर किया होगा, मेरी स्पीड वेरी हो रही है, तो ये सेंटर में नहीं होगी। और अगर आपको एक और प्रिसाइसली सुनना है तो ये सेंटर से ऊपर होगी। जैसे मैं नीचे नीचे आ रहा हूँ, मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये सेंटर से ऊपर होगी। और मैं एक और सवाल पूछूं, 2.5 घंटे में ये कहाँ होगी? क्या ये 25% पे होगी? नहीं, उससे ऊपर होगी, स्पीड में नीचे नीचे बढ़ती जा रही है, तो ये बेसिकली चेंज हो रही है। मैंने क्या कहा था? कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, इसका मतलब ये स्पीड मेरी यहाँ से चेंज हो रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अब अगर मैं इस पॉइंट पे आपको रोकूं, मैं आपको इस पॉइंट पे रोकूं इधर, और बोलूं कि आप एवरेज स्पीड निकालो, क्या आप निकाल सकते हो? आंसर इज यस। कैसे? ये स्टोन तो जा रही है ऊपर से नीचे, यहां पे मैंने आपको बोला कि मुझे एवरेज स्पीड बताओ इस स्टोन की,
तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ये डिस्टेंस कवर्ड है, सपोज ये 25 किलोमीटर है। और आप देखोगे टाइम टेकन, सपोज टाइम टेकन इज 2 आवर्स, 5 घंटे में से 2 घंटे यहां तक थी, तो आप बोलेंगे इसकी एवरेज स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सपोज ने 25 किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में, ठीक है, जो कि ठीक है, इसने 25 किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में, जो कि एक्चुअल में सही नहीं हो सकता, बिकॉज 10 किलोमीटर में एवरेज स्पीड है, तो इससे कम होना चाहिए। मैं इसको ले लेता हूं यहाँ पे आपके समझने के लिए 10 किलोमीटर, ठीक है, ये बेटर होगा। मैंने सपोज 10 किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में, यहाँ पे पढ़ो, तो आप बोलेंगे इसकी एवरेज स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे इसकी एवरेज स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैंने नीचे आपको यहाँ पे पकड़ा, इधर मैंने इसको रोका, जब इसने 75 इसने 10% कवर किया था, अब इसने सपोज कवर किए हैं 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर, और अभी जो टाइम हुआ है वो 4 आवर्स हुए, तो अब एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, अब आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड है यहां से यहां तक कितनी, जो मैंने निकाली 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक कितना ट्रैवल किया है, यहां से इधर तक, एक तो होता है पूरा, एक पूरा में देखो 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है, यहां से यहां तक कितना ट्रैवल किया है 70 किलोमीटर, और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये टाइम ट्रैवल किया 2 घंटे, तो हो गया 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहां से यहां तक एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ 80 है, यहाँ पूरे 100 कवर किए हैं, ठीक है, तो 20 किलोमीटर कवर किए हैं, डिवाइडेड बाई जो जितने 1 घंटा बचा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। ठीक है, कहने का मेरा पॉइंट क्या है, फिगर्स में हम इसको इतना नहीं घुसेंगे, मैंने कहने का मतलब क्या है कि मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब एक और कॉन्सेप्ट जो यहां से इवॉल्व करना है मुझे, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये मुझे एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहां से इवॉल्व करना है। वो क्या होती है, इसी एग्जांपल को देखिए कि ये ए से बी तक किसने पाथ ट्रैवल किया है, मैंने आपको किसी पॉइंट पे पकड़ा, मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है स्पीड इसकी, स्पीड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप एक पॉइंट को पकड़ेंगे, अगर आप एक पॉइंट को पकड़ेंगे, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस भी ट्रैवल्ड है 0। क्यों 0 है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट समझने की बात है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस थिंग इज इन रेस्ट, यानी एक चीज फॉल हो रही है, लेकिन मैंने उसको एक जगह फ्रीज करके आपको बताया कि इधर मुझे बताइए इस पॉइंट पे क्या स्पीड है। अगर आप उस टाइम पे टाइम को फ्रीज करें तो आप देखेंगे कि वो चीज तो रेस्ट पे है, ठीक है, और टाइम भी उस पे 0 है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इस पे यहाँ पे स्पीड नहीं निकाल सकता बाय कन्वेंशनल मेथड्स। इसके लिए मुझे चाहिए होता है लिमिट्स का, जो मैंने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बताया, कि मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये और ये पॉइंट लूंगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एवरेज स्पीड निकालूंगा, ठीक है, और प्रिज्यूम करूंगा कि हाँ यही स्पीड यहाँ पे भी होगी। लेकिन फिर आप बोलोगे कि आपने ये पॉइंट क्यों लिया, कि आप ये पॉइंट नहीं ले सकते थे, मैं कहूंगा हाँ ले सकता हूँ, तो फिर निकालूंगा एवरेज स्पीड, फिर मुझे निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि मैं बहुत क्लोज आऊंगा इसके, मैं बहुत क्लोज आऊंगा इसके, ठीक है, मैं देखूंगा यहां पे क्या स्पीड थी इधर, और यहां क्या स्पीड थी, ठीक है, और उसके बाद एवरेज स्पीड लूंगा, एवरेज स्पीड, तो मतलब कहने का हो गया कि मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, यानी जो मेरी गैप थी, पहले ज्यादा थी अब कम है, और अब कम है, तो मैं इसको अब लिमिट्स में लिखना चाहूं, कल हम इसी चीज को यूज करेंगे अपने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में। मैं इसमें ऐसे लिखूंगा, और मैं इसको वाइंड अप करूंगा, वरना ज्यादा ड्राई हो जाएगा ये आज का टॉपिक। मैं इसको एक बार लिखना चाहता हूँ वाइंड अप करने से पहले, हाँ यहाँ पे मैं लिखूंगा as the gap between a point above
एंड बिलो। मैं 2 पॉइंट की एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं ना, मैंने कहा यहां से यहां तक, फिर एवरेज, यहां से यहां तक एवरेज। जितनी ये गैप अप्रोच टू जीरो, जितनी ये गैप नैरो होती जाएगी, बिंदु को उठा रहा हूं, उतनी ही क्या होगा, एवरेज स्पीड अप्रोच टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप समझ गए मेरी बात, इस चीज को? उतनी ही मेरी एवरेज स्पीड इक्वल होती जाएगी इस पॉइंट पे स्पीड के। और जैसे ये कोइंसाइड हो जाएगा, बिकॉज वो तो रेस्ट, उस पॉइंट पे टाइम तो रेस्ट पे है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस टाइम पे मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको निकालना भी इसका, अपन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो गई। और इस एक पॉइंट पे हम फिर वो स्पीड जब निकालेंगे तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है? वरना आइसोलेशन में हम इस पॉइंट पे कुछ नहीं कर सकते, हमने लिमिटिंग वैल्यूज यहाँ पे भी यूज किए, ठीक है? इसी चीज को आपको याद रखना है, इसी चीज को मैं बिल्डअप करूंगा इन डिफरेंशिएशन। इसको मैं कल बिल्डअप डिफरेंशिएशन, और कल सीखेंगे हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी समझेंगे, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्पेक्ट टू एक्स, ये चीजें हम सब कल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हो सके तो 1-2 बार देख लीजिए। इसमें कोई क्वेरीज है तो मुझे फोन करिए, ठीक है? या मैसेज में डाल दीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको रिजॉल्व करूं। बट ये चैप्टर में आपको कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, ये चैप्टर से कुछ आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्चुअली आप ये समझिए कि लिमिट्स की क्या जरूरत पड़ी, और फिर डिफरेंशिएशन हम यहाँ से आगे टेकअप करेंगे। ये चैप्टर जस्ट कॉन्सेप्ट बेस पे है, इसमें कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना इसका पर्पस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ था। नेक्स्ट चैप्टर में जो स्टार्ट करूंगा वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, और वो आपका डिफरेंशिएशन है जो आपको एप्लीकेबल है। ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये आपके लिए बेस थी, बिकॉज आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी और लिमिट्स नहीं था, ठीक है? तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैप्टर को देखेंगे, क्वेरीज मुझे बताएंगे, और आप इसको अच्छे से समझेंगे। ये बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको छोड़, इसको अच्छे से देख के, पढ़ के, समझ के, उसके बाद हम अपना चैप्टर्स की तरफ आएंगे और क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, जो कि हमें करनी ही नहीं केस। बट ये आपका कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है? चलिए, तो वाइंड अप करते हैं, ठीक है? आप इस चैप्टर को देखिए, क्वेरीज मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।